पश्चिम बंगाल में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक लड़ाई बढ़ती जा रही है। खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर दोनों पार्टियां चुनाव से पहले खुद को आक्रामक तरीके से पेश कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति से रामनवमी मनाने का आह्वान किया है, जिस पर बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 शोभा यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़ गए। एएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर हमेशा से जो बीजेपी है वो शोभा यात्रा निकाली है और इसको लेकर भी वार और पलटवार का, चाहे वो बीजेपी हो टीएमसी हो, वार पलटवार का दौर अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से आने वाले कुछ महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का ये अनुमान और कायस लगाया जा रहा है कि कैसे भी करके पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर इस बार किसी भी प्रकार से फतह हासिल हो। लेकिन इसको लेकर के जो वहां पर संगठन है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने के लिए निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन कराए जा रहे हैं और उसी तारतम्य में ये जो शोभा यात्रा है, रामनवमी का एक अवसर है, इसमें कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने के लिए इस प्रकार के आयोजन वहां पर क्षेत्रीय स्तर में बहुत से जो वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे लगातार वहां पर शोभा यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो उनका निश्चित तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और एक भगवा रंग जब बना रही है जिससे कहीं ना कहीं उनको ये लाभ मिले। लेकिन अभी जिस प्रकार से रामनवमी पास आई है तो शोभा यात्रा निकालने का कोई औचित्य नहीं होता है, उनका ऐसा कहना। जी, विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर जो कि राम मंदिर भी बनाने का आह्वान किया है, इसको लेकर ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नाखुश है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदी पट्टी राज्य जो है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें उन्होंने अपना फतह हासिल की है और अब उनकी जो अगली रणनीति है वह कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को लेकर के है। उसको लेकर के एक वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस तारतम्य में राम मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी द्वारा जैसे जो घोषणा की गई है, दूसरी ओर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से हिंदू का जो वोट बैंक है और जो अन्य बैंक है उनका, उसको साधने का ये लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी पर ही आपत्ति जो है वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। जी, क्या पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा अपना किला फतह कर पाएगी या नहीं? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विभिन्न प्रकार के कायास हैं क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक है वहां पर पोलराइजेशन ऑफ वोट होता है। हर बार आपने देखा होगा, पिछले चुनाव में भी देखा होगा आपने कि मेहनत बहुत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन अन्य वक्त पर वहां पर कई ऐसे गेम चेंजर प्लान हुए जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां का किला फतह नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी राज्य में आपको चुनाव जीतना है तो वहां के क्षेत्रीय जमीनी कार्यकर्ताओं को आपको तवज्जो देना पड़ेगी, रणनीति को भेजना पड़ेगा और जो विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं उसको लेकर के जनता के बीच जाना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जमीनी स्तर पर कार्य करके चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब नया मामला सामने आया है। कोरोना काल में 3 सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर मामला सामने आया है। दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह नियुक्तियां साल 2020 में साहित्य कला परिषद और उर्दू अकादमी में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए की थी। इन नियुक्तियों के बाद इन्हें लगातार कई माह तक वेतन भी समय पर नहीं दिया गया, जबकि कोरोना के समय इनका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि उस समय देश भर के साथ ही दिल्ली में भी कोरोना का भयानक दौर चल रहा था। वहीं अब यह मामला सामने आने के बाद भाजपा की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार ने जांच कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ ही दूसरे विभागों से ऐसे मामलों की जानकारी तलब की है। बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लग गया था। ऐसे समय में केवल स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था, जिसे छोड़कर सभी सरकारी विभागों के कार्यकाल बंद थे। देश भर में लोग जान बचाने के लिए सरकार से मदद मांग रहे थे। उस समय किसी भी प्रकार के कहीं कोई
सांस्कृतिक आयोजन नहीं हो रहे थे, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सरकार की ओर से साहित्य कला परिषद के लिए सिंधु मिश्रा सांस्कृतिक आयोजन को लेकर सलाह ली जा रही थी। वहीं भी इस दौर में जब लॉकडाउन लगा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। आम आदमी पार्टी काफी मुश्किलों में घिरी हुई है, साथ ही जो केजरीवाल ने नियुक्तियां दी थी 2020 के अंदर, साथ ही उसमें उन्होंने वेतन भी नहीं दिया था। अरुणा जी, ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। आपने देखा था इस तरह की नियुक्तियां होती है और विशेषकर बड़ा अनुदान था आम आदमी केजरीवाल सरकार का, जो आपने देखा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट जो कॉलेज थे उनके जो मैनेजमेंट में है उसमें 100 से ज्यादा करीब जो प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार थे उनका भी इस तरीके का एक मामला सामने आया था। देखिए, आपकी आवाज आप तक जी 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 मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। तो देखिए, इस तरीके की नियुक्तियां हर सरकार करती है, ऐसी बहुत सी होती है, लेकिन समय और काल को देखा जाता है। समय आपने देखा कोरोना का था, जहां पे लोगों की जान बचाना प्राथमिकता थी, और वैसी स्थिति में आप देख रही थी कि जिस तरीके की स्थिति थी देश में स्थिति थी, उसको देखते हुए साफ नजर आ रहा था कि प्राथमिकता लोगों की जान माल की रक्षा करने की थी, इस वायरस से बचने की थी। वहीं पे इस प्रकार की नियुक्तियां अप्रासंगिक थी, असामयिक थी, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की नियुक्तियां हुई। तो ये सब एक लापरवाही और इस स्थिति में आता है कि जिसमें आप पैसा दे रहे हैं, ऐसे में इस मत से पैसा उस समय नहीं दिया जाना चाहिए था, उसको देखना था। तो इस अनियमितताएं की, असामयिक नियुक्ति की, जो आने वाले समय में लग रहा है रेखा गुप्ता की सरकार इसकी जांच करेगी और इसको अनियमितता की श्रेणी में लिया जाएगा। जी, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो केजरीवाल सरकार ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, और साथ ही अभी तत्कालीन सीएम रेखा गुप्ता इसके आदेश दे दिए और इसमें जांच कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं उसमें जांचें होती हैं, और जांच में आप देख रही हैं कि इस प्रकार की जो नियुक्तियां हैं या बहुत सी नियुक्तियां होती हैं, हर विभाग में होती हैं, विशेष विशेषज्ञ होती हैं, उनको देखा जाता है, उनकी एक सीमा होती है। अगर जांच होती है उसमें ये बात सामने भी निकल के आती है कि कहीं जो उनको जितना प्रिस्क्राइब पैसा है, जितना सरकार के जो नियमानुसार जो दिया जाता है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं दिया गया, क्योंकि आपने देखा था कि केजरीवाल की सरकार जो है बहुत ही उदारवादी थी। तो बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि इसमें अनियमितता या समय को, बड़ा प्रश्न होता है कि केजरी सरकार जो है वो आई थी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए। उनका कहना था कि हम जो है 1 रुपए में काम करेंगे या हम पैसा नहीं लेंगे, हम केवल काम करने आए। लेकिन जब देखा गया है कि ये तो सबसे ज्यादा इन्होंने जो है पैसे का बंदरबाट किया है, तो इस सब प्रकार की ये प्रश्न उठते ही हैं। लेकिन जांच हो रही है, जांच में कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने विभिन्न निगम, मंडल आयोग, बोर्ड और प्राधिकरण में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की है। पहली सूची में 36 नेताओं के नाम हैं। सीएम विष्णुदेव ने सभी को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा है कि वे उम्मीद करते हैं कि सब अपना कर्तव्य ठीक से निभाएंगे, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। वहीं सीएम ने छत्तीसगढ़ राजस्व वृद्धि पर लेकर कहा कि पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। इसके लिए वे राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को धन्यवाद देते हैं। पिछले साल की भांति इस साल 18% ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में हुआ है। रमेश भाई, आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी का शपथ ग्रहण समारोह था, और ये समारोह बहुत ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हो रहा है। हमारे इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे राजस्व और खेल युवा आयोग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे बहुत विधायकगण, संतगण दिल्ली से महामंडलेश्वर आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, और छत्तीसगढ़ के अनेकों संत उपस्थित हैं, और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर योगाचार्य लोग भी हैं, संभ्रांत नागरिक बंधुगण हैं, और सबकी उपस्थिति में
ये समारोह संपन्न हो रहा है। मैं श्री रूपनारायण सिन्हा जी जो नवनियुक्त योग आयोग के अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और वो एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, लंबे समय से जनसेवा में जुड़े हैं और जीवन भर वो लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब योग के माध्यम से उनको छत्तीसगढ़ को जोड़ने का, छत्तीसगढ़ को स्वस्थ रखने का एक बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मतलब उसमें सफल होंगे। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका वो ठीक से निर्वहन करें। पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में हमारा ये प्रदेश नंबर 1 है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी और उनके पूरे विभाग को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। पिछले वर्ष की भांति की अपेक्षा इस साल 18% ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन में और 16,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन मतलब हमारे प्रदेश में हुआ है। आज छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, छत्तीसगढ़ में मंडल, नगर साथ ही उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। 26 नेता को नियुक्त किया है सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने। साथ ही देश में जीएसटी में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। से काफी समय से जो है इंतजार था निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर। जिस तरीके से कल देर रात जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 36 जो नेता हैं उनके नाम जो है इस नियुक्ति में शामिल किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से और काफी समय से मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर जो है चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसी बीच जिस तरीके से कल 36 नेताओं का निगम मंडल में जो नियुक्ति है वो की गई है और इसमें बहुत से ऐसे नेता हैं, कई ऐसे पूर्व विधायक जिनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि 14 महीने बीत जाने के बाद अब 15वें महीने सरकार को छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इन 15 महीने के बाद जो है वो सरकार ने अपने निगम मंडलों की जो नियुक्तियां हैं वो कर दी हैं। इसमें 36 जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कहीं न कहीं शामिल उनको किया गया है। इसमें बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनको शामिल किया गया है और कहीं न कहीं कहें तो एक तरह से जो नेताओं को जो नेता होते हैं काफी उनको उम्मीद रहती है निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर। तो आज जिस तरीके से कल देर शाम छत्तीसगढ़ सरकार, बीजेपी सरकार ने अपने जो 36 नेताओं ने, जो कार्यकर्ता हैं, उसको जो है निगम मंडल में जगह दी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जीएसटी को लेकर तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पूरे देश में जो है जीएसटी कलेक्शन को लेकर जो है प्रथम स्थान पर है और 18% कुल जो जीएसटी है उस पर जो है बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है वो कहीं न कहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जो है वो धन्यवाद देते हुए नजर आए और कुल मिला के कहें तो जीएसटी को लेकर जो है देश में पूरी कलेक्शन के मामले पर जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।